हमारे मुख्य अतिथि बढ़ाना जिसे निवेदन करूंगा कि वो आगे आइए और हमारे किसान भाई को अपने आज खड़ा फूल हो सकते जी साहब। राम राम साहब, सही बात है, मोड़ा ना बोल रही हो। देखो साहब, हमारे एमएलए साहब बताइयो कि मैं 1.5 महीना पश्चिम बंगाल में आया। तो पश्चिम बंगाल में जय श्री राम और राम राम बोलवा को मतलब हो कि यार आदमी गड़बड़ है। जहां की पार्टी को राज हो कि बेटा कोई आदमी जय श्री राम बोल दे तो बिना यार आंखें काट देगा लग जाता और गए 2-4 दिन के अंदर अंदर तो फिर कोई मुकदमा लग जाता या फिर की कोई अंधारा में पिटाई कर जाता या फिर के साथ में गड़बड़ हो जाती। तो आपा तो राजस्थान में हाँ, और ये हालत बंगाल में थी, इसलिए बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ क्योंकि जब चुनाव का समय आया तो वोट की चोट से बंगाल की जनता ने ये बताने का काम किया कि बंगाल नहीं, कश्मीर नहीं, हिमाचल नहीं, राजस्थान नहीं, के दूर सदूर केरल, गोवा, इस हिंदुस्तान की जितनी भी जमीन है, जो धरती है, वो सब प्रभु श्री राम की है। राम इस देश की पहचान है, राम इस देश का मान है, राम इस देश का सम्मान है, राम हम सबके पूर्वज है। राम किसी पूजा पद्धति से बंधा हुआ नाम नहीं है, राम किसी धर्म से बंधा हुआ नाम नहीं है। राम भारत की जीवन पद्धति है, राम भारत का आदर्श है, राम इस भारत का संस्कार है और राम आपका और हमारा पूर्वज है। इसलिए इस देश पर तो वही राज करेगा जो राम का नाम लेगा। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि ये तो राजस्थान है, तो आप और हम सब राम का नाम लेंगे तो मजा नहीं आएगा। इस देश में भगवान को मानने वाले भी लोग हैं, नास्तिक लोग भी हैं, नमाज पढ़ने वाले भी हैं, दरगाह जाने वाले भी हैं, गुरुद्वारा जाने वाले भी हैं, चर्च जाने वाले भी हैं, मंदिर जाने वाले भी हैं। लेकिन राम का नाम किसी की पूजा पद्धति में आड़े नहीं आता है क्योंकि राम हमारे पूर्वज है। बताओ इस देश में कौन सा आदमी जो ये चाहेगा कि मेरे घर में औरंगजेब जैसा आदमी पैदा हो? वो यही चाहेगा कि मेरे घर में राम जैसा आज्ञाकारी बेटा पैदा हो। चाहेगा कि नहीं चाहेगा? तो हम सब राम को मानने वाले, इसलिए एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, राम राम साहब। आज के इस 12वां गांव में इस ग्राम विकास रथ यात्रा में हमारे बीच में आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोक लाडले, संघर्षशील, लगातार जनता से इस क्षेत्र की जनता को अपना परिवार मानकर उनके बीच में रहते हुए सतत आप सबकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा लड़ते रहना। मैं जब भी कई बार विक्रम जी को जयपुर में हम देखते हैं तो सचिवालय में कभी इस मंत्री के यहाँ, कभी मुख्यमंत्री जी के यहाँ, कभी उप मुख्यमंत्री जी के यहाँ मेरे नवलगढ़ के लिए ये, मेरे नवलगढ़ के लिए ये, मेरे नवलगढ़ के लिए ये, ऐसे झुंझारू लोकप्रिय विधायक आदरणीय विक्रम सिंह जी जाटल साहब, हमारे इस क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष आदरणीय किशन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष यादव जी, सरपंच प्रतिनिधि, मंच पे विराजमान सभी सम्मानित इस क्षेत्र के सभी सरपंचगण, मेरे सामने विराजमान सभी युवा तरुणाएं, मातृशक्ति, पितातुल्य के बुजुर्गों, आप सबको इस रथ यात्रा के माध्यम से अभी एक प्रदर्शनी भी दिखाई होगी। हमारे आने से पहले एक पूरा वीडियो प्रदर्शनी पिक्चर चली होगी, कार्यक्रम किया होगा, आपको राजस्थान में चलने वाली तमाम योजनाओं की जानकारी दी है। मुझसे पहले के तमाम वक्ताओं ने आपको सारा विषय बताया। राजस्थान में किस तरह के हालात हैं, किस तरीके से राजस्थान की भजनलाल जी की सरकार इस राजस्थान प्रदेश को एक अग्रणी प्रदेश बनाने की दिशा में काम कर रही है। ये सारी बातें आदरणीय एमएलए साहब ने आपको बताई। बंधुओं, मैं उन सब बातों को ना दोहराते हुए और ना ही भाषण देने की बजाय मैं 2-3 सहजता पूर्वक बातें आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि वो सारी बातें एमएलए साहब ने बताई, उन्हीं की बातों को जोड़ते हुए बोलूंगा। एमएलए साहब ने आपको एक बात बताई
कि 2.5 साल के अंदर ये भजनलाल जी की पहली सरकार है। राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने 2.5 साल में तीसरी बार जनता के बीच में, जनता के गांव में सरकार की योजनाओं का रथ भेजने का काम किया। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। समाज में हम एक गांव के अंदर रहते हैं, किसी गांव के अंदर कोई परिवार, संस्कार युक्त परिवार, पढ़ा लिखा परिवार होता है, तो हम ये कहते हैं कि बहुत बढ़िया परिवार है, सर बहुत अच्छा परिवार है, पढ़ा लिखा परिवार है, शिक्षित परिवार है, बड़े बूढ़ों का मान सम्मान रखने वाला परिवार है। हम उस परिवार की इज्जत करते हैं, उस परिवार की तारीफ करते हैं। तो इस देश के अंदर लोकतंत्र में जनता वोट देकर चुनाव जिताती है, सरकार बनाती है। तो जिस प्रकार गांव के अंदर एक पढ़ा लिखा शिक्षित मर्यादित परिवार होता है, उसका सब सम्मान करते हैं, तो उसी प्रकार हर प्रदेश के अंदर सरकार उस प्रदेश की जनता की मुखिया होती है, उसकी गार्जियंस होती है। और जनता को वोट देने का अधिकार इसलिए दिया जाता है कि वो जनता ऐसी सरकार का चुनाव करे जो इस प्रदेश में रहने वाली जनता को मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करे, उस क्षेत्र का विकास करे और उस क्षेत्र में, उस प्रदेश में रहने वाली जनता को अग्रणी प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा करके उनके जीवन में उजाला लाने का काम करे। सरकार चुनने का कारण तो यही होता है ना, या ये होता है कि साहब बढ़ाना जी ने माइस दिला दे वहां, या फलाना जी इंस्पेक्टर साहब को ट्रांसफर करा दे वहां, या RS ऑफिसर को हटाना लगा दे वहां। सरकार बनाने का मकसद तो यही होता है कि ऐसी सरकार बनाना जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए ऐसी योजनाएं बनाए जिन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा उस प्रदेश का किसान, उस प्रदेश का युवक, उस प्रदेश का मजदूर और उस प्रदेश की मातृ शक्ति उसका लाभ ले सके और उसका लाभ लेकर वो अपने जीवन में प्रगति कर एक सुखी और संपन्न जीवन जी सके। इसके लिए हम एक ऐसी सरकार का गठन करते हैं। बंधुओं, भजनलाल जी शर्मा साहब की सरकार को 2.5 वर्ष हो गए। पिछले 2.5 वर्षों को अगर हम देखते हैं तो जैसा जाखड़ साहब ने कहा कि ये तीसरी बार रथ आपके बीच में आया है। जब कोई सरकार तीसरी बार मात्र 2.5 साल में जनता के बीच में सरकार की योजनाओं का रथ और सरकार के कर्मचारियों को पाबंद कर गांव में भेजने की मंशा रखती है, गतिविधियां इस प्रकार की करती है, तो उसके पीछे सरकार की मंशा सरकार का प्रचार करना नहीं, आम लोगों के जीवन में अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति कहीं सरकार की योजनाओं को जान पाया कि नहीं जान पाया, क्या उसे सरकार में चलने वाली व्यवस्थाओं की जानकारी है कि नहीं है, सरकार में किसानों के लिए जो स्कीमें चल रही है, क्या उस गांव के अंदर रहने वाला छोटा किसान उन सब स्कीमों को जान पा रहा है या नहीं जान पा रहा है, क्या हमारी मातृ शक्तियां जो महिला समूह बनाती है, महिला बाल विकास है, समाज कल्याण है, उनसे चलने वाली अनेकों प्रकार की मातृवंदन योजनाएं हैं, उनकी जानकारी उन तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है। हमारे युवाओं को स्किल के रूप में आगे बढ़ाने की दिशा में सरकार ने जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई है वो युवाओं को पता है कि नहीं है, वो वहां तक पहुंचे और उन जानकारी लेकर वो युवा, वो किसान, वो महिला, वो मजदूर इन सरकार के सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में जाकर दादागिरी के साथ आवेदन कर ये कहे कि इस योजना का मैं लाभार्थी बनने का हक रखता हूं, ये मेरा कागज है, आप मुझे ये योजना का लाभ दीजिए। अगर आपको वो नहीं देता है तो ये भारतीय जनता पार्टी आपको इस बात की गारंटी देती है, भजनलाल शर्मा जी की सरकार, कि उनके नेतृत्व में जाकर साहब के रूप में आपके बीच में एक प्रधान सेवक, एक क्षेत्र का सेवक खड़ा किया है कि मजाल है सरकार के उन कर्मचारियों की जो फ्लैगशिप योजना का लाभ लेने वाले व्यक्ति को लाभ देने से दूर रखे। भैया, जिसके मन में चोर होता है ना, वो जनता से दूर भागता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
राजस्थान ही नहीं पूरे देश को केवल 4 जातियों के रूप में मान करके इस प्रदेश के मुखिया भजनलाल जी भी राजस्थान को अपना परिवार मानकर केवल 4 जातियों को मानते हैं। और वो 4 जातियां हैं प्रदेश की महिला, प्रदेश का युवा, प्रदेश का किसान और प्रदेश का मजदूर। जब उनका ये मानना है कि इन चारों कैटेगरी के लोगों का विकास होगा तो राजस्थान अपना आप ही आगे बढ़ जाएगा, राजस्थान की अपना आप ही तरक्की हो जाएगी। तो इन चारों का विकास कैसे होगा? चारों का विकास सरकार के अंदर बैठे हुए प्रशासनिक तंत्र को नीचे तक पहुंचाकर, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को नीचे तक पहुंचाकर, व्यक्तिवाद की राजनीति जो वर्षों से राजस्थान में चल रही थी। अभी भाई साहब बता रहे थे, मुझे भडाना जी कह रहे थे कि पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए। बंधुओं, मैं तो इस मंच से खड़ा होकर ये कहना चाहता हूं, ये बड़ी शर्म की बात है। आजाद भारत के अंदर 80 साल होने को आ गया है और 80 सालों में सैकड़ों सालों तक इस देश के अंदर कांग्रेस ने शासन किया है। अगर सरकार 5 साल की सरकारी सब कुछ करने में सक्षम थी तो आपको विचार करना चाहिए कि हमारे और आपके बुजुर्गों ने वर्षों तक किसी एक पार्टी को शासन करने का मौका दिया था, उन्होंने पानी क्यों नहीं पहुंचाया? वो नहीं चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के 2014 के बाद के शासन को आप देखेंगे, आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान की साख बढ़ी है और जहां जहां मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी है वहां एक परिवर्तन की एक नया दौर शुरू हुआ और वो प्रदेश भी विकास के पथ पर आगे बढ़ने लगा है। आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में चाहे आप रोजगार की दृष्टि की बात करो तो आप सबको पता है कि पिछली सरकारों की क्या हालत थी। पिछली सरकार 5 साल तक की सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा, कभी कोई लंगड़ी मारता है, कभी कोई लंगड़ी मारता है, केवल कुर्सी बचाने का एक खेल चलता है। उनको इस बात की परवाह नहीं रही। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि किसी के व्यक्तिगत काम हो गए होंगे और व्यक्तिगत काम की पीड़ा रखने वाला आदमी अगर ये माने कि इस राजस्थान का 6 करोड़ मतदाता, इस राजस्थान का 6 करोड़ मतदाता कुछ 20-30 लाख लोगों के निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए वोट दे दे और वो 5 करोड़ 60 लाख मतदाता उन 40 लाख जो स्वार्थ का काम कराना चाहते हैं उनकी बातों में आकर 5 करोड़ 60 लाख लोगों के जीवन में उजाला देने वाली पार्टी के खिलाफ गलत धारणा बनाने वालों की बातों में आता है तो वो अपने पांवों में कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। गलत कह रहा हूं तो बताइए आप। तो इसलिए उन लोगों ने केवल सत्ता की कुर्सी पर कौन बैठेगा इस बात का ही खेल खेलते रहे, उन्हें इस बात की परवाह नहीं। आपने भजनलाल जी की सरकार को देखा, 2.5 साल में इतनी परीक्षाएं हुई, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कहीं भी नकल नहीं हुई और लगभग 90,000 से भी अधिक लोगों को रोजगार देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। हमारी मातृशक्ति की दिशा में, उनको सशक्त करने की दिशा में भी भजनलाल जी के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं जवानों को समृद्ध करने के लिए प्रधानमंत्री जी की किसान सम्मान निधि को बढ़ाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 9,000 रुपए करने का काम किया। हमारे वृद्धों की पेंशन को 1000 से 1250 रुपए करने का काम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारे छात्रों को, युवाओं को, बहन बेटियां जो छात्रावासों में पढ़ती है, जो विद्यालयों में रहकर पढ़ती है, उनको जो मानदेय 1200 रुपए मिलता था उसको 1500 रुपए, 3000 रुपए मिलता था उसको 3250, 250 रुपए बढ़ाने का काम इस प्रदेश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने किया तो भजनलाल जी ने किया। आदरणीय एमएलए साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे थे कि आप 5 साल की पिछली सरकार के विकास के आंकड़ों को रख लीजिए और 2.5 साल की भजनलाल जी की सरकार के आंकड़ों को रखेंगे तो आपकी उनकी 5 साल के शासन से हमारा 2.5 साल का काम आगे नजर आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हम यहां तक रुकने वाले नहीं हैं। भजनलाल जी के नेतृत्व में इस राजस्थान को एक समृद्ध राजस्थान बनाने का संकल्प लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चले, क्योंकि भजनलाल जी स्वयं भी
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर लगातार 24 घंटे मेरा राजस्थान किस प्रकार आगे बढ़े, युवा महिला किस प्रकार समृद्ध हो, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार मेहनत करते हैं। मैं आपको एक बात और कड़वी कहना चाहता हूँ, आपने कभी देखा आज से पहले ऐसा मुख्यमंत्री जो लोगों के बीच में जाता है, उसी गांव में रहता है, उन्हीं के लोगों के बीच में लगातार प्रवास करते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो मुख्यमंत्री आवास से बाहर निकलकर राजस्थान की सड़कों में लोगों से ज्यादा मिलने का काम करते हैं। मुझे भी कई लोग मिलते हैं, कई लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री जी का काम इतना लोगों में जाने का थोड़ी होता है, मुख्यमंत्री तो प्रदेश का राजा होता है, वो तो उसको तो सीएम हाउस में रहना चाहिए, वो चाहे जिसको वहां बुला सकता है। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने सीएम आवास को छोड़कर राजस्थान के गली गली गांव गांव पिछले 2.5 वर्षों से लगातार जा रहे हैं। मैं तो आपके चरणों में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, निश्चित रूप से आपकी कई समस्या होंगी। आप भारतीय जनता पार्टी पर आपने जो आशीर्वाद दिया है, आपने जो मत देकर इस पार्टी को सेवा करने का मौका दिया है, आपको भजनलाल जी पर भरोसा जिस प्रकार का है उसे बनाए रखिए। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान में पिछले 2.5 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं, चाहे वो सड़क की दृष्टि से लो, चाहे वो बिजली की दृष्टि से लो, चाहे वो पानी की दृष्टि से लो, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से लो, चाहे अन्य किसी प्रकार की सुविधाओं की दृष्टि से लो, कानून व्यवस्थाओं को स्थापित करने की दृष्टि से लो। अगले 2.5 वर्षों में भी आपकी जो अपेक्षाएं और आकांक्षाएं हैं, भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे पूरा करने का काम करेगी। अपने घोषणा पत्र के 70% वादों को इस सरकार ने पूरा करने का काम किया। आने वाले दिनों में हमारे 30% जो वादे हैं उसको भी हम पूरा करने का काम करेंगे। मेरी तो इस मौके पे इतनी प्रार्थना है कि ये रथ यात्रा आपके बीच में आई है, इन्होंने आपको पैम्पलेट्स दिए हैं, आप घर जाइए, इस स्कीम्स को पढ़िए और जो जो परिवार जिस जिस योजना का लाभ ले सकता है उस योजना का लाभ लेने के लिए उसका आवेदन करिए, उसके पीछे लगिए। और अगर नहीं होता तो आपके बीच में ऐसा सेवक जब भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से खड़ा है, आप सबके आशीर्वाद से खड़ा है, इनके पास आकर उसे बताइए और वो उसका समाधान करेंगे और आपका आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे। मुझे भी आपने जो मान सम्मान दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम सा, भारत माता की जय, जय श्री राम।